Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve 2021 fast paper physics portion of it. So start करते हैं from the very first question. First question कहता है the mathematical equation representing kinetic energy. Basically आपसे kinetic energy का formula पूछ रहा है. So kinetic energy बेटा हमारे पास बराबर होती है 1/2 mv square. So it means that option B should be correct. Second question कह रहा है kinetic energy is a dash quantity. अच्छा, we know that energy is a scalar quantity. energy के पास कोई direction नहीं होती, so B answer should be correct. Okay, question number 3 कह रहा है if the maximum height of a projectile launch at 45 degree. एक projectile है जो launch होता है, ठीक है, उसकी जो maximum height है from the ground position वो जो है 800 meters है. This height is 800 meters. Then its maximum horizontal range should be. ये जो range होगी ये कितनी होगी? We need to find this. We know that there is a relationship कि 4h is equal to r tan theta. This is the relationship between height and the range in the projectile motion. अच्छा, अगर आप गौर करें तो हाइट आपके पास दी हुई है और एंगल आपके पास गिवन है. एंगल इज 45 डिग्री, हाइट इज 800. वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट 4 हाइट की जगह बेटा विल जस्ट सब्सटीट्यूट 800. आर वी नीड टू फाइंड 10 और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री. 4 को जब हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3200. आर और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1. अच्छा, आर वन जार आर, तो रेंज हमारे पास कितनी आ जाएगी? 32 मीटर्स. सो 32 मीटर शुड बी द आंसर. सो आंसर मस्ट बी डी. ओके, सो या लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे टू प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. मतलब एक प्रोजेक्टाइल θ1 उसका एंगल 30 डिग्री, दूसरे का एंगल 60 डिग्री. ओके, हैव इनिशियल वेलोसिटी. फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी 3, सेकंड की होगी 4. कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स. अच्छा देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैक्सिमम हाइट फर्स्ट. तो एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी जो है मेरा बेटा, इट इज लाइक दैट. अब इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो तो ये है. अच्छा, यहां से ग्राउंड लेवल तक दिस इज व्हाट वी कॉल द मैक्सिमम हाइट. क्योंकि देखिए हाइट तो ये भी है लेकिन ये मैक्सिमम हाइट नहीं है प्रोजेक्टाइल की. मैक्सिमम हाइट ये होगी. तो कह रहा है भाई आप हमें मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताएं, h1 डिवाइडेड बाय h2. अब हमें पता है कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज h इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. तो h1 हमारे पास बराबर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर 2g डिवाइडेड बाय h2 है. तो डिवाइडेड बाय h2 v नॉट स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g. अब यहां पर आप देखें कि ये डिवीजन साइन है. अगर इसकी जगह मैं मल्टीप्लिकेशन साइन रखता हूं तो वैल्यूज फ्लिप हो जाएंगी मेरी. तो इट शुड बी लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड 2g ऊपर और जो न्यूमरेटर्स की वैल्यू थी वो नीचे. नाउ सी दैट 2 से 2 और g से g कैंसिल. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा v नॉट स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय v नॉट स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2. अब we just need to do nothing, just putting the value. फर्स्ट की जो वेलोसिटी थी v1 which was 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1. तो साइन थीटा 1 उसकी वैल्यू थी 30 डिग्री, इसका आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय. अच्छा, ये मैं इस तरह डिवाइड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. v नॉट स्क्वायर थीटा 2 विच इज 4 और साइन सेकंड हमारे पास एंगल था 60 डिग्री और इसका स्क्वायर. ओके, नाउ 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9. साइन 30 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 1/2 उसका स्क्वायर डिवीजन. 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16
और साइन 60 हमारे पास बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब देखें ये जो वैल्यूज हैं साइन की, कॉस की, टेन की, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज इट। देयर आर सम ट्रिक्स विच यू कैन यूज टू मेमोराइज इट। ओके, देखें स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, डिवीजन 16, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा 3 बेसिकली, और 2 का स्क्वायर होगा 4। नाउ यू कैन सी दैट 4 1s are 4, 4 4s are what 16। यहां देखें 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, सो 9/4 डिवाइडेड बाय ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 4 3s are 12। अगेन यहां देखें इट इज 12/1, ये डिवीजन साइन है, ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, तो इट मस्ट बी लाइक 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अच्छा देखें यहाँ पर 3 3s are 9 और 3 4s are 12। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 1s are 3, 4 4s are 16, सो 3 डिवाइडेड बाय 16 शुड बी द आंसर, या 3/16, रेशो मींस डिवीजन होता है, तो ए आंसर इन दिस क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। इट इज दैट मच इजी। बेसिकली ये एमडी कैट के हार्ड लेवल क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट इट इज अ पीस ऑफ केक। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब देखें जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, सो इट इज अ रिक्वेस्ट के सारे ऑप्शंस आपने देखने, अनलेस और अनटिल इट इज अ प्रॉब्लम। तो जूल यूनिट होता है, किलो जूल भी यूनिट होता है, क्योंकि किलो तो बेसिकली इट इज अ प्रीफिक्स, कैलोरी इज आल्सो अ यूनिट। ओके, तो इट मींस दैट डी आंसर, ऑल ऑफ दीज शुड बी करेक्ट। ओके, let us move towards the next question. The direction of centripetal acceleration of a body in a circular path is always towards the center। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, तो उसको सर्किल में मूव करवाने वाली जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और उसकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। Let us move towards the next one. Question number 7. The correct relationship between linear velocity v and angular velocity omega is given by, we know that v is equal to r omega, very famous formula. So answer A should be correct. Let us move towards the next one. The linear distance between two consecutive crest or trough in a transverse wave is given as wavelength. This is the definition of a wavelength, I guess. क्योंकि यहाँ देखें अगर मैं एक वेव बनाता हूं, तो ये पॉइंट क्रस्ट है और ये पॉइंट सेकंड क्रस्ट स्टार्ट हो रही है, तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स मेरा बेटा इट इज अ वेवलेंथ। ओके, और ट्रफ टू ट्रफ देखें, तो ये एक ट्रफ स्टार्ट हो रहा है मेरा, और ये सेकंड ट्रफ स्टार्ट हो रहा है, सो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज आल्सो अ वेवलेंथ। ओके, let us move towards question number 9. The amplitude of a wave is best defined as maximum displacement from mean position। देखें एक वेव है हमारे पास like this is the mean position, ये हमारे पास ये जो straight line it is the mean position, जो maximum displacement होगी ये, this line is known as amplitude, this is also the definition। okay, let us move towards the next one। in a stationary wave जो गिटार में हमारी बनती है, the point that experiences maximum amplitude and displacement is called an antinode। अच्छा ये याद कर लीजिएगा बच्चे कि हमारे पास एक वेव होती है, उसके जो मीन पोजीशंस पे जो पॉइंट होते हैं बच्चे उसको कहते हैं नोड, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं एंटीनोड्स। अब इसके इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई एक वेव है उसमें कितने नोड्स बन रहे होंगे, तो 3, एंटीनोड्स कितने बन रहे होंगे, तो 2, something like that। okay, let us move towards question number 11। कह रहे हैं two turning forks एक FA and B are sounded together। FA की जो frequency है बेटा that is 440 Hz, और हमसे कह रहा है what are the possible frequencies of FB if 6 beats are produced in 2 seconds। अब 6 beats 2 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी इट इज 3, और हमें पता है कि जो सेकंड की फ्रीक्वेंसी होगी इट इज प्लस और माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वन। दैट इज अगर बीट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो फर्स्ट 4 की फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी पॉसिबल वैल्यूज होगी। तो 440 में अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो इट इज 443,
और अगर मैं माइनस कर देता हूं तो इट इज 437. सो व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो दो वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन शुड बी द वैल्यू of the turning fork's frequency. So it means that answer B should be correct. Okay, let us move towards question number 12. For an ideal gas, which of the following relationship between specific heat at constant pressure and constant volume is correct? अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आइडियल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये वेरी फेमस इक्वेशन, अगर माइनस को यहां ले जाता हूं तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R. अगर योर मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग सो आपको बेसिक पता है कि यार Cp इज ग्रेटर देन Cv. क्यों? क्योंकि यार बीच में प्लस आ रहा है इनको बराबर करने के लिए. सो टेक्निकल सी बात है कि Cp specific heat at constant pressure should be greater than specific heat at constant volume. So answer C should be correct. Okay, question number 13 same as question number 12 है. कह रहा है for an ideal gas the molar specific heat capacity at constant pressure Cp हमारे पास बराबर है 220. If the gas constant is 8.31, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पर भी वही Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. तो Cp माइनस R इज इक्वल टू Cv. तो Cp आपके पास 220 है. R को अगर आप राउंड ऑफ करके 8 कंसीडर करें तो 220 माइनस 8 शुड बी 212. आंसर A शुड बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. In general thermodynamic equations involving specific heat at constant volume, the number of moles is related to heat exchange and temperature change given by. अगर आप गौर करें तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पड़ी होगी, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एन का फॉर्मूला बताना है, तो सी वी डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड करेंगे. सो दिस शुड बी द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स. सो ए आंसर शुड बी करेक्ट. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन 4 किलो जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी, 4 किलो जूल का मतलब क्या है बेटा? 4000 जूल्स है. इज सप्लाइड टू 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इट प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर चेंज ऑफ 10 डिग्री. द कैलकुलेटेड वैल्यू पर मोल केल्विन कन्फर्म्स टू. अच्छा, अब फॉर्मूला बना लें आप. सबसे पहले कह रहा है कि 4 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड. तो आपने जो सप्लाई की है जो एनर्जी दैट इज 4000 जूल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 2 हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं. और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी हमने मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा है एन सी डेल्टा टी. तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है. डेल्टा क्यू आपने फाइंड आउट किया 4000 डिवाइडेड बाय एन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये आ जाएगा सी का फॉर्मूला 4000 डिवाइडेड बाय 20. देखें 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4. तो आपके पास आंसर आ गया 200 जूल्स. अच्छा, अब यहाँ पर तो 200 दिया ही नहीं गया, तो अगर मैं किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दूं इसको तो इट शुड बी 0.2 किलो जूल्स. ओके, सो आंसर ए शुड बी करेक्ट. क्योंकि देखें आंसर में आपको जो है वो किलो जूल्स में दिया गया है, या तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपने किलो जूल्स को कन्वर्ट ही नहीं करना. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ फिजिक्स प्रॉब्लम तो यूनिट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा. द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किन के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर डिपेंड करता है? उसकी जो EMF होती है. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यस उस पर डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यस उस पर भी डिपेंड करता है. एरिया ऑफ द कॉइल एंड एंगुलर वेलोसिटी, यस उस पर भी डिपेंड करता है. तो आंसर डी शुड बी करेक्ट. तो ये पता कैसे चलेगा? EMF का जो फॉर्मूला है NBA ओमेगा, ठीक है, तो उस पे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. दैट इज N इज कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा. A dynamo is an electrical instrument that converts mechanical energy into electrical energy. Dynamo always converts the mechanical energy into the electrical energy. Okay, question number 18 पढ़ते हैं. कह रहा है कि the formula this
1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कैपेसिटेंस को ऐड किया जा रहा है, तो ये किस उसमें होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है। वी नो दैट जब भी अपॉन में वैल्यूज होती हैं तो वो सीरीज में होता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इन अ डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंटेड एज दिस x 350 90 और यहाँ पर आपका है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने डोनेट कर दिए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे? तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ऊपर होता है दैट इज द एटॉमिक मास। अच्छा, और नीचे इज एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि भाई नीचे जो है वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो कितने हो गए? 90 हो गए। और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास इज 350। तो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन भी मिल जाएंगे। तो एटॉमिक मास इज 350, न्यूट्रॉन वी डू नॉट नो, प्रोटॉन इज लाइक 90। 90 यहाँ जाएगा तो माइनस, तो 350 माइनस 90 इज व्हाट? न्यूट्रॉन, एंड इट इज 260। तो आपको न्यूट्रॉन भी पता लग गए और प्रोटॉन भी पता लग गए। अब आपको ये तो पता है कि भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 90 नहीं, क्योंकि यहाँ पे +2 दिया गया है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दैट इज द रीजन इसका जो चार्ज है वो +2 है। तो प्रोटॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी 88। तो कौन सा आंसर है जिसमें इलेक्ट्रॉन 88 है, प्रोटॉन आपके 90 हैं और न्यूट्रॉन जो है वो 260 हैं? बी। सो बी आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। When charged particle like electrons passes completely undeflected, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है कि यार नेट फोर्स इसमें जीरो है, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द रीजन अनडिफ्लेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है QE, मैग्नेटिक फील्ड होती है QVB। यहाँ देखें Q से Q कैंसिल, तो V का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा E/B। सो ए आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। The rest mass of a photon, we know that the rest mass of a photon is 0, so C answer should be correct. Which of the following entities has the least rest mass? अभी हमने पढ़ा कि photon का होता है, D answer should be correct. The linear momentum of a photon having wavelength lambda is given by, so हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन जो है वो होता है h/लैम्डा। सो बी आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, अच्छा, इसकी डेरिवेशन है इफ यू वांट टू लर्न, सो आप यहां से कर सकते हैं E = hf, ठीक है, और f बराबर होता है c/लैम्डा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा c/lambda अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E = mc²। सो mc² = hc/lambda। अच्छा, mc² को ऐसे लिख सकते हैं mc × c = hc/lambda। यहाँ देखें c से c कैंसिल कर दें, और mc मास इनटू स्पीड इज मोमेंटम, सो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा h/lambda। सो यहाँ से आपने इसको ड्राइव किया है। Let us move towards the next one. The electrostatic force between 2 point charges in air is F. ठीक है, if a thin metal plate conductor, this is very important thing, conductor is placed entirely between them, the new force becomes, देखो बेटा, जब भी मीडियम आ जाए हमारे दो चार्जेस के दरमियान, तो जो फोर्स बराबर होती है दैट इज SF/रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, फॉर अ कंडक्टर द रिलेटिव परमिटिविटी इज 0, तो डिवीजन में 0 आ जाए तो आंसर आपका इंफिनिटी होता है। सो डी आंसर शुड बी करेक्ट, फोर्स शुड बी इनफाइनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्स रेज कैन बी डिस्क्राइब एज एग्जैक्ट ऑपोजिट। एक्स रेज का जो मैकेनिज्म है वो किसके ऑपोजिट होता है? वी नो दैट बेटा इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्यों होता है? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इनकमिंग फोटोन स्ट्राइक अ मेटल सरफेस एंड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कि आपके पास एक सरफेस होता है, यहाँ पर एक फोटोन आता है, मेटल सरफेस को हिट करता है और यहाँ से एक फोटोन निकल जाता है। ठीक है, एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है,
आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आपका फोटोन हिट कर रहा था, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन हिट करेगा और यहां पर आपका एक्सरे फोटोन चला जाएगा. सो दीज आर exact opposite phenomena. So that's the reason. Let us move towards the next one. If the constant force exerted by a car engine and its instantaneous forward velocity are given, the output mechanical power is expressed as. Power किसके बराबर होगा? देखो पावर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वर्क डन ओवर टाइम. अच्छा, वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी ओवर टाइम. एफ डॉट डी मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी. सो पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी. ये आंसर. सो या क्वेश्चन नंबर 27. An angular displacement of 1260 degree is equivalent to how many full revolution. देखो एक full revolution जो है बेटा वो बराबर किसके होता है? 360 डिग्री के. तो अगर मैं 1260 डिग्री को 360 डिग्री से डिवाइड कर दूंगा, आई हैव द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. हम डिवीजन करेंगे सिंपल. वी नो दैट वी डू नॉट हैव द कैलकुलेटर. सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल. 126 और 36 we use 2 stable. 36 2 18s are 36, 2 6s are 12 and 3. Again we will use 3 stable now. 2 3s are 6, 2 1s are 2. Okay, and sorry, 3 stable. So 2 3s are 6, 3 1s are 3 and 3 6s are 18. So 21 over 6. Again we will use 3 stable. 3 7s are 21, 3 2s are 6. So 7 over 2, it is 3.5. So how many revolution beta? 3.5 revolution. Okay, so let us move towards the next one. The law of conservation of mechanical energy for a conservative field is stated as काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा इट शुड बी कांस्टेंट ऑल द टाइम. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वेव डू नॉट ट्रांसफर नेट एनर्जी थ्रू द मीडियम. ठीक है, स्टेशनरी वेव आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, इसके अलावा वेव्स, तमाम वेव्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेव कि वेव ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर. ओके, let us move towards the next one. Which type of radiation is commonly utilized in medical and lab environmental for sterilization purposes? So it is UV rays. बहुत मशहूर है, आपने पढ़ा भी होगा, you are a medical student, कि जो UV rays होती है specifically UVC, it possesses short wavelengths and high फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा. सो इट डिस्टर्ब द डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, मेकिंग इट एक्सीलेंट टूल. ठीक है, ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 31. A basic galvanometer is an electrical instrument primarily designed and used for. हमारा जो गैल्वानोमीटर होता है बेटा वो हमें स्मॉल करंट्स को मेजर करता है, डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल करंट्स. वी नो दैट हम इसको एम मीटर बनाते हैं गैल्वानोमीटर को, फिर वोल्ट मीटर बनाते हैं, ऑल दैट. द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, समटाइम्स यू कॉल इट मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 33 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, हमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव होता है, इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्यू वेस्ट. अच्छा, इट इज़ अ प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हमें पता है कि हम इसका, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जा रहा है, ठीक है, एंड इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ है तो फोर्स यहाँ होगी, वेलोसिटी यहाँ है. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी. आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी. अच्छा, जब भी हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी होती है तो वी यूज राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल. राइट हैंड रूल जो है बेटा हम यूज करते हैं व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव. अच्छा, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो वी विल यूज लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल किस तरह यूज करेंगे कि आपका जो थंब है लेफ्ट हैंड का वो मूव करेगा टुवर्ड्स द वेलोसिटीज डायरेक्शन, और आपका जो पाम है, ठीक है,
वो आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपको बताएंगी किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे टूवर्ड्स द वेलोसिटीज डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब, तो आपका जो पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ जाएगा, दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ, और आपकी जो फिंगर्स है वो नीचे की, ठीक है, इन टू द बोर्ड या इन टू द स्क्रीन जाएगा। तो इन टू द स्क्रीन जो है मेरा बेटा, वो आप गौर करें कि वो कहाँ जा रहा है, इन टू द पेज, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो आंसर शुड बी ए। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, a magnetic field produced inside a long current carrying solenoid, अच्छा, is maximum and uniform। अब हमें पता है कि जो सोलिनॉइड का डिजाइन है वो इस तरह से है कि उसकी जो सेंट्रल एक्सिस पे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम भी होती है और यूनिफॉर्म भी होती है। ओके, 35, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जो आपकी ईएमएफ है बेटा, वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पर जो बन रही है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन, हमें ये फॉर्मूला याद करना है, एन बी ए, ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर स्पीड, बी आंसर शुड बी करेक्ट। Okay, let us move towards 31. If an electrical transformer heats up, एक ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है significantly during extended use, गर्मियों में जो बार बार लाइट जाती है, that is because of this reason, आपका ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। अगर आप लाइट को ऑफ नहीं करेंगे तो फटने का, फ्यूज होने का खतरा होता है। सो दैट्स द रीजन थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाइट जाती है। सो इट्स आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी विल टेक्निकली डिक्रीज, क्योंकि देखो जो आपके पास इनपुट एनर्जी आ रही है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट, तो आउटपुट जो एनर्जी मिलेगी वो तो कम ही होगी, तो पावर भी आउटपुट कम मिलेगा और एफिशिएंसी भी कम मिलेगी। भाई एफिशिएंसी कम क्यों है सर? तो एफिशिएंसी जो है उसका फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, तो पावर आउटपुट ही कम हो रहा है तो एफिशिएंसी भी कम होगी। ओके, let us move towards the next one. Which type of rectifiers are commonly preferred and used in commercial power supply due to higher efficiency? देखो रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, आपके एसी करंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक में आपके पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर्स होते हैं, तो वी विल यूज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर्स क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पता होगी तो इट हैज़ 4 रेक्टिफायर्स और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई हम कमर्शियल यूज़ में इसको यूज़ करते हैं। वैसे हमारे पास सेंटर टैप भी होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ टिपिकल ड्राई इंटैक्ट ह्यूमन बॉडी इज approximately on the order of C, which is 100,000 ohms। अब देखें यहाँ पे ड्राई का वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ही आपकी बॉडी वेट होती है थोड़ी सी पानी में चली जाएगी तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करेगी, ठीक है। द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी डज नॉट स्टेट और इम्प्लाई दैट स्पेस एंड टाइम फॉर्म एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट बैकड्रॉप, नहीं, आइंस्टाइन ने ये बिल्कुल नहीं कहा था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, energy and power losses in real operational transformers occur primarily due to, अच्छा, एनर्जी लॉसेस क्यों होते हैं ट्रांसफार्मर में? एडी करंट्स हमने लास्ट पेपर में भी डिस्कस किया था, यस। हिस्टेरिस लॉसेस, यस। कॉपर लॉसेस, जूल हीटिंग, यस। सो व्हाट डज इट मींस? आंसर बी, ऑल ऑफ द अबव शुड बी करेक्ट। An atom typically remains in an excited atomic state before transitioning back to a lower state of for about how many seconds? 10 to power minus 8 second और 10 nanoseconds, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया है कि भाई कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकती ज़्यादा देर के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड अबाउट 10 नैनोसेकंड के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहता है, फिर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। सो या लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स वेयर इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। बोहर ने कहा था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ h कट। अब h कट जो है इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू
h divided by 2 pi. H is a Planck's constant, so A answer should be correct. Okay, let us move towards the 43. The fractional atomic mass of chlorine, which is 35.5 AMU, is primarily due to the existence of its natural. अच्छा देखें, एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है विच इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. अब देखो न्यूट्रॉन भी जो है वो हमारे पास जो है वो इंटीजर्स में होते हैं, प्रोटॉन भी इंटीजर्स में होता है, तो टेक्निकली डेसिमल पॉइंट में एटॉमिक मास आना इज इम्पॉसिबल. लेकिन क्यों आ रहा है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ द आइसोटॉप्स. ओके, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास होता है जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. सो आंसर ए शुड बी करेक्ट. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर आयनाइजिंग रेडिएशन हैज द लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती. व्हाट इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अल्फा पार्टिकल्स एंड द लॉजिकल रीजन फॉर इट इज कि एक तो ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस और इसका मास भी ज़्यादा होता है. सो दैट इज द रीजन इट लूजेज इज एनर्जी रैपिडली. सो दैट इज द रीजन जो है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है. अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, दैट इज गैमा रेज, क्योंकि चार्ज लेस पार्टिकल होते हैं और मास इसका रेस्ट मास 0 होता है, क्योंकि गामा रे इज जस्ट फास्ट मूविंग photon. Okay, so beta, hoping that you understand everything. If you have any question, just write it down in the comment box. Inshallah, see you in the next video. Allah Hafiz.